हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका जनवरी 2012 का ही क्वेश्चन पेपर है जिन्होंने भी लैंग्वेज 1 लिया था और लेवल 2 वालों के लिए है। सबसे पहले आपको एक गद्यांश पढ़ना है और उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता? ये बात सही है। जैसे ही हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, तो हमें सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद सारे रास्ते बंद से होने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। और लेकिन अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हमें गलत जवाब मिलेगा हम उतने ज़्यादा क्यूरियस होते चले जाते हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 साल के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से इतना कुछ सीखा है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से, मतलब उन्होंने खुद की गलतियों से भी सीखा है और अपने स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं उनसे भी सीखा है। अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोच के दिया। कला संकाय के छात्र अक्सर ये शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं होती, यानी कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो हमेशा बोलते हैं कि साइंस की जो परीक्षाएं होती हैं वो कभी भी रोमांचक नहीं होती, क्योंकि उनके प्रश्न और उत्तरों का सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यह सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक कड़ी मेहनत करते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पाएं। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मजेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी ऐसा कोई गलत जवाब दे जिसमें गलती होते हुए भी वो सोचने के लिए मजबूर करने की क्षमता हो। यह वही स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग की कशमकश को समझा जा सकता है। बहुत से गलत जवाबों की तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छुपी होती है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही ना दे पाया हो, या शिक्षक के द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से ना समझाया गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं में ही कोई कमी रह गई हो। हो सकता है भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में कोई भूल हुई हो। अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है। गलत जवाब रोचक होते हैं, गलत जवाब में बेतुकी बात होती है, गलत जवाब पे हंसने को मिलता है, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन का गलत जवाब मिलेगा ना, तो जब तक आप सही जवाब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप क्या रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, एंड यू विल बी मोटिवेटेड कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ये तीनों क्या है यहाँ पे गलत है। लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा है? सवालों के सही जवाब, लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है। लोग गलत जवाब देकर रोमांचित महसूस करते हैं। अपने और अपने विद्यार्थियों की गलती से उन्होंने सीखा है कि हर इंसान जो है उसके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों के सोचने के तरीके जो है वो हमेशा अलग अलग होते हैं। कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती। इसके पीछे का कारण क्या है? विज्ञानों के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। विज्ञान की परीक्षा में अच्छे सवाल नहीं होते। विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती और उनके जवाब तयशुदा हैं। विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं। साइंस के एग्जाम में चुनौतीपूर्ण प्रश्न नहीं होते हैं। सभी सवालों के जो जवाब हैं इसमें कैसे होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, मतलब जवाब जो हैं वो पहले से फिक्स होते हैं। अच्छे सवाल नहीं होते, ये तो पूरा पैसेज में कहीं नहीं है। विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर देती हैं लेकिन उनके जवाब जो है वो तयशुदा होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि एज ए फिजिक्स टीचर वो सही जवाब चाहते थे। भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे। ये बात भी सही है कि वो पूरे उनके सामने समक्ष पेश करते थे साक्ष्य, जिससे कि वो सही उत्तर पर पहुंच जाएं। गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है कि जो गलत जवाब होते हैं वो बच्चे के दिमाग में कैसे वो कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं उसको क्या करते हैं, उजागर करने की कोशिश करते हैं। गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। ये इस आर्टिकल के बेसिस पे गलत आंसर है कि जो गलत उत्तर होता है उससे दिमाग में कशमकश होती है। ये पैसेज में है लेकिन यहाँ पे आर्टिकल के बेसिस पे पूछा है।
गलत जवाब का कारण क्या नहीं हो सकता? तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि, समझ में ना आना, व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत ना करना और नियमों में कमियां। तो गलत जवाब जो है उसका कारण कभी भी नियमों में कमियां नहीं होती। तर्क का अभाव हो सकता है, जब आपके पास तर्क ही नहीं है तो जवाब गलत होगा। तथ्य जो है अगर आपके पास सही रूप से उपलब्ध नहीं है तो आपका जवाब गलत होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपका जवाब गलत होगा। व्याख्या को अगर आप सही रूप में प्रस्तुत नहीं करोगे तो भी आपका जवाब गलत होता है। पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देता है। ऐसा नहीं है। जो गलत आंसर होते हैं वो आपकी चिंतन प्रक्रिया को और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं। गलत जवाब शिक्षकों को अच्छे लगते हैं, ये भी गलत है कि गलत जवाब टीचर्स को अच्छे लगते हैं। गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो गलत जवाब होता है ना वो हमेशा ये दिखाता है कि सामने वाला जो है वो चीज़ों को लेके कैसे सोच रहा है और एग्जैक्टली उसके दिमाग में चल क्या रहा है। गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की होती है। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि बच्चा अगर गलत जवाब दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बच्चे की होगी। नेक्स्ट है विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा? अगर आप विज्ञान में एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वैज्ञानिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लग के उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लग के उनके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। परीक्षा, प्रश्न और गलती शब्द के बहुवचन रूप क्या है? परीक्षा, परीक्षाएं, प्रश्न, प्रश्नों, गलती, गलतियां। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा का क्या होगा? परीक्षाएं, परीक्षाएं चल रही हैं। प्रश्नों में गलती ना करें, गलतियां। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों डैश वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। जहां भी आप मैं और खुद देखेंगे, ये मेरा घर है, मैं हूँ, मैं या फिर खुद, जहां भी ये शब्द रेखांकित आपको मिलेंगे उसमें हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो जहां भी आपको खुद मिलेगा और मैं मिलेगा वहां हमेशा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसमें संबंध बताया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जब कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। अब है आपका कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कविता क्या है? नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ। कवि जो है वो अपनी माँ से एक बात बता रहे हैं कि नदी के उस पार जाने को उनका मन करता है। वहां कतार में बंधी है नावें बांस की खूंटियों से। वहां लाइन से जो नावें हैं वो बांस की खूंटी से बंधी हुई हैं। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान। नावों में बैठ के ही किसान जो है वो हल जोतने जाते हैं। कंधों पे हल रख के रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। और जो गाय और बैल हैं वो क्या करते हैं? तैर कर उस पार जाते हैं घास को चरने के लिए। शाम को जब वे लौटते हैं घर, और शाम को जब वो घर लौट कर आते हैं, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सैयार। जो ऊंची ऊंची घास है उनके पीछे सियार छुप के उनका शिकार करते हैं। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। माँ अगर तू बुरा नहीं माने तो मैं बड़ा होकर एक नाव खेने वाला नाविक बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा है इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में बच्चा एक माँ को, लेखक नाविक की माँ को, लेखक किसी को नहीं। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो एक मतलब लेखक के रूप में एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को ये लेटर पद्य जो है वो डेडिकेट कर रहा है। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। वह हल चलाना चाहता है, नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, नाव चलाने संबंधी शौक पूरा करना चाहता है। तो लेखक जो है वो नदी के पार जो सौंदर्य है उसका आनंद उठाना चाहता है। नाव को बांस की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? जो नावें हैं उनको बांस की खूंटियों से बांधने के पीछे का रीजन था कि लहरें जो हैं वो नावों को बहाकर ना ले जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति ना ले जाए, बल्कि नावें जो होती हैं वो पेड़ से इसलिए बांध के रखी जाती हैं ताकि जब लहरें उठें तो नाव जो है वो दूसरे छोर तक ना चली जाए। तो यहाँ क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। माँ तू बुरा ना माने, तो इस पंक्ति में किस ओर जो है वो संकेत नहीं हो रहा है। ठीक है, लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है, तभी तो उसने ये चीज मेंशन की है कि माँ तू बुरा ना माने, क्योंकि उनको उनके संवेगों का ध्यान है। लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी,
तो लेखक जो है वो एक परमिशन ले रहा है, अगर तू बुरा ना माने तो मैं नाविक बनना चाहता हूँ। लेखक माँ की इच्छा के अनुसार काम करना चाहता है, ये बात भी सही है कि जो लेखक है वो माँ की इच्छा के अनुसार काम करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे माँ को बुरा लग गया है, ये क्या है यहाँ पे गलत है। सो द ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। जो पुनरुक्त शब्द युग्म होते हैं वो किसी भी कविता में अलंकृत करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे उसकी भाषा शैली जो है उसको और ज्यादा आप एक सुसज्जित तरीके से लिख सकें। जो पुनरुक्त शब्द होते हैं ना वो एक जैसे शब्द जब रिपीट होने लगते हैं उन्हें ही हम पुनरुक्त शब्द बोलते हैं। दूर दूर नहीं, ऊंची ऊंची नहीं, लेकिन दूर दूर ऊंची ऊंची यहाँ पे दोनों एक साथ हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तैर कर जाते हैं उस पार, पंक्ति में जो तैर कर शब्द है उसको पहले रखा गया है। इसके पीछे का रीजन ये क्रिया शब्द है। कविता में क्रिया शब्द पहले आता है, लेखक तैरने पे बल देना चाहता है और लेखक यहाँ पे तुक मिला रहा है। तो ये तैरकर जो है वो क्रिया शब्द है, ये बात सही है। कविता में क्रिया शब्द पहले आता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों जो है वो गलत हो जाएंगे। लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक मिला रहा है। अब यहाँ पे अगर कविता के हिसाब से देखें तब तो आंसर 3 होना चाहिए कि लेखक जो है वो तैरने पे बल देना चाहता है, लेकिन तुक जो है वो भी इसमें तुकबंदी भी हो रही है। तो आप 3rd या 4th जो है उसमें से देख लीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन 3rd ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होना चाहिए कि लेखक जो है वो तैरने पे बल देना चाहता है, और इसका 4th जो है वो भी सही हो सकता है। अब यहाँ से आपकी जो पेडागोजी है वो स्टार्ट हो गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो अपर प्राइमरी लेवल होता है उस पे जब भाषा शिक्षण किया जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पाठ के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। अगर बच्चा डिक्शनरी को यूज करेगा, कोई भी वर्ड है उसकी मीनिंग को जानने के लिए, तो उसमें रोट मेमोराइजेशन होगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, हमें बच्चे को ज्ञाता नहीं बनाना है। पठन कौशल पर अधिक बल देना, ये भी यहाँ पे गलत है। लेकिन समाचार पत्र, पत्रिका और दूसरी जो भाषिक सामग्री हैं उनमें कही गई बात का जो निहित अर्थ है, उनकी सोच और उनका जो सरोकार है उसकी पहचान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भाषा शिक्षण है उसकी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में या दूसरी जो भाषिक सामग्री है उसमें जो भी बात कही गई है उसमें निहित अर्थ, उसमें जो भी सोच मेंशन है, उसमें जो भी सरोकार किया गया है उसको आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट है भाषा का जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है। बच्चे की त्रुटियों की पहचान करना। जो हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं उसमें हम बच्चे की त्रुटियों की पहचान करते हैं। मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। जो हम CCA पढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, उसमें हम मूल्यांकन की परंपरा का निर्वहन करते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, हम पहले ये चीज देखते हैं कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, ठीक है। इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियों का आकलन किया जाता है। बच्चे का पूरा जो विकास है उसका इसमें हम आकलन करते हैं। तो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है उसको पहले हमने समझा कि बच्चा कैसे सीख रहा है, फिर इफेक्टिव जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उसको यूज करके बच्चे को हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है भाषा अर्जन कैसा होता है। एक चीज होती है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। जो भाषा अर्जन होता है ना वो हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा। जब आप नेचुरली किसी भी चीज को सीखते हैं, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता, फोर्सफुली आप किसी क्लासरूम में नहीं बैठते, तो वो होता है सहज और स्वाभाविक। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रयासपूर्ण कौन सी चीज होती है, जब आप भाषा का अधिगम करते हो। मान लीजिए आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है, तो आप स्कूल में जाके उस लैंग्वेज को जब एक जगह पे ट्रेंड होके सीखते हो, कोई ट्रेन टीचर आपको सिखाता है, तो वो कैसा है, प्रयासपूर्ण। आवश्यक उपस्थिति की मांग होगी उसमें टीचर की, और भाषा की कक्षा में ही वो संभव होगा। जबकि भाषा का जो अर्जन होता है वो नेचुरली हम कहीं पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो जो अपर क्लासेस होती हैं, यानी कि जो उच्च कक्षाएं हैं, उनमें भाषा कौशल जो होते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो LSRW है, ये तो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है।
कि हमको भाषा के अंदर ये चारों चीजें आनी चाहिए। लेकिन जो म्यूजिक होता है ना, साहित्य, वो एज ए टूल इसमें यूज किया जाता है। तो भाषा कौशल तो क्या है, साध्य है, लेकिन साहित्य जो है उसके थ्रू हम भाषा कौशलों को अर्जित कर सकते हैं। हम साहित्य के थ्रू लिसनिंग भी करते हैं, स्पीकिंग भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं और राइटिंग भी करते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, दिस कैन बी ए टूल ओनली। साहित्य कभी भी साध्य नहीं होता, साहित्य हमेशा साधन होता है। और भाषा कौशल क्या होते हैं, उद्देश्य यानी कि साध्य। केवल छंद अलंकारों को समझना से ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं, हमें भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदानात्मक परीक्षण होता है जहां पे बच्चा कहीं भी अगर लैग कर रहा है तो उस रीजन को आप मालूम कर सको। बच्चे को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, हमें कभी भी बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है। हमें ग्रेडिंग नहीं देनी है कि ये ए ग्रेड बच्चे हैं, ये बी ग्रेड बच्चे हैं, ये सी ग्रेड बच्चे हैं। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की संबंधित कारणों की पहचान करना। मान लीजिए बच्चा भाषा में कहीं लैग कर रहा है या बच्चे को भाषा को यूज करने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो उस इफेक्टिव कारण को आपको मालूम करना होगा कि बच्चा जो है उसको लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, आपको बच्चे को अवसर देने होंगे, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण होता है कि बच्चे को जो भाषा के प्रयोग में कठिनाई आ रही है उनके कारणों की आप पहचान करो, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में समस्या का कारण सही से मालूम होना चाहिए। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, जो शिक्षण होता है ना, पहले होता है निदानात्मक परीक्षण, फिर होता है उपचारात्मक परीक्षण। जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसमें क्या करते हैं, समस्या का जो सही कारण है उसको पहचानते हो आप, और उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसमें उस कारण को दूर किया जाता है और बच्चे को एक जो रेमेडी है वो दी जाती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किस पे निर्भर करेगी, समस्या की पहचान पर। अगर आप निदानात्मक परीक्षण में समस्या को सही से पहचान ही नहीं पाए, अब मान लीजिए अगर यहाँ सही से पहचान ही नहीं हो पाती कि बच्चे की भाषा प्रयोग में कहाँ कठिनाई आ रही है, तो आप बच्चे को उपचार देंगे कैसे? समस्या के कारण की सही पहचान पर नहीं, बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर नहीं, बच्चे की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर नहीं। उपचारात्मक शिक्षण हमेशा इस पे निर्भर करता है कि निदानात्मक परीक्षण में आपने समस्या को सही से पहचाना है भी या नहीं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो सरल भाषा से युक्त हों, ये गलत है। बच्चे के परिवेश से जुड़े हो, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे की कोई भी चीज आप उसके रियल वर्ल्ड से जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा उस चीज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। केवल व्याकरणिक नियमों का अभ्यास नहीं, बहुत छोटे हों, ये भी गलत है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप हमेशा ऐसे पाठ रखिए जो बच्चे के परिवेश से जुड़े हुए हो और बच्चा इफेक्टिव तरीके से उन चीजों को सीख पाए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भ में चीजों को समझना, सही रूप में समझना और व्याकरण के नियमों को रटना। तो जो अपर प्राइमरी लेवल होता है उस पर जो भाषा शिक्षण है उसका उद्देश्य व्याकरण के नियमों को रटना कभी भी नहीं होता। जब आप लैंग्वेज को यूज करते हो या फिर लैंग्वेज टीचिंग होती है तो भाषा शिक्षण में पहली बात तो भाषा को सही रूप में समझा जाता है। आप दूसरे के एक्सपीरियंस से चीजों को कनेक्ट करते हो और एक कॉन्टेक्स्ट में हम चीजों को समझते हैं। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम भाषा को क्रिएटिव तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर खुद भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषाक नियमों को ही महत्व देना चाहिए। जब हम ग्रामेटिकल टीचिंग करते हैं या फिर हम व्याकरण शिक्षण जब करते हैं तो उसमें भाषा नियम को इम्पोर्टेंस देना इतना जरूरी नहीं होता, बल्कि भाषा प्रयोग जो है उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। व्याकरण की टीचिंग के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए। ये यहाँ पे क्या है, गलत है कि आप ग्रामर टीचिंग के लिए अलग से एक टाइम टेबल बना रहे हैं। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर खुद के भाषा नियम बनाते हैं। बच्चा खुद से भाषा सीखता है लेकिन वो खुद के नियम बना ले, ये गलत है। लेकिन व्याकरण शिक्षण जो है वो अत्यंत आवश्यक होता है।
ये बिल्कुल सही है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता होती है जहाँ पे मल्टीलिंगुअल जो है उस अप्रोच को यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुभाषिकता को हम एज एन एसेट यूज करते हैं, एक संसाधन के रूप में इसको यूज किया जाता है। जब आपकी क्लास बहुभाषिक होगी तो उसमें सारे बच्चे क्या है, सिक्योर फील करेंगे, एक कॉन्फिडेंस जो है उन सारे बच्चों में रहेगा। तो ये भाषा शिक्षण में बाधक कभी नहीं होती, एक संसाधन के रूप में यूज होती है, बिल्कुल सही है। लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, नहीं, ये हमेशा लक्ष्य भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, ना ही ये शिक्षक के लिए कठोर और जटिल चुनौती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। कोई टीचर है सपना, वो क्या करती है, अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको ओरल एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज देती है। आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसे मानते हैं? कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, समाचार पत्र का वाचन करना, विभिन्न परिस्थिति में संवाद अदायगी करना और शब्दों को जोर जोर से बोलना। जब हम कहानी को बोल बोल के पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आप रटी रटाई चीज जो है उसको बोल रहे हैं, एक प्रिंटेड मुद्रित सामग्री आपको मिली है और आपने एज इट इज उसको बोल दिया। समाचार पत्र का वाचन करना, जब आप समाचार पत्र का वाचन करोगे तो उसमें भी एक मुद्रित सामग्री है और आपने एज इट इज उसको देख के बोल दिया। लेकिन जब हम अलग अलग सिचुएशंस में डायलॉग डिलीवरी करेंगे, जब आप संवाद अदायगी करोगे, अलग अलग सिचुएशन है, मान लीजिए कभी कोई ड्रामा हो रहा है, कभी कोई प्ले हो रहा है, कभी कोई रियल लाइफ सिचुएशन है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या है, आप जब डायलॉग डिलीवरी करते हो तो जो ओरल एक्सप्रेशंस हैं, मौखिक अभिव्यक्ति है, वो बहुत इफेक्टिव तरीके से होती है। शब्दों को जोर जोर से बोलना, ये भी यहाँ पे गलत है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसमें हिंदी सीखने का मेन पर्पस क्या है? हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझना और बोलने की क्षमता का विकास करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। सेकेंडरी लैंग्वेज में हम क्या सीखना चाह रहे हैं? हिंदी। हिंदी सीखने का मेन पर्पस क्या है कि आप अपनी और मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करो? नहीं, हमें कोई भी चीज रूट मेमोराइजेशन में नहीं याद करनी है। मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, आपको स्टैंडर्ड हिंदी लिखना नहीं सीखना है, हमें कोई लिटरेचर नहीं लिखना है या फिर कोई ग्रंथ नहीं लिखना है। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, ये भी नहीं करना है, बल्कि दैनिक जीवन जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हिंदी को हम कितना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और कितना अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, इस क्षमता को हमें विकसित करना है कि आप डेली लाइफ में कितना इफेक्टिव तरीके से बात अपनी बोल पाते हो और कितना इफेक्टिव तरीके से आप समझ पाते हो। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, ऐसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं? नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण, नियम का उल्लंघन और संदर्भ की समझ ना होना। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, अब उसने वर्ड जो है वो कई बार रिपीट किया है, तो ये जो चीज होती है इसे हम बोलते हैं नियमों का अति सामान्यकरण। उसको नियमों की समझ है, ऐसा नहीं है कि उसने नियम कंठस्थ कर लिए हैं, ना ही वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ना ही ऐसा है कि उसको संदर्भ की समझ नहीं है, लेकिन उसने नियम का क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा सामान्यकरण कर दिया है। तो ये जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड अ हाईली जनरलाइजेशन ऑफ द लॉज। नेक्स्ट, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों, इनकी पुनरावृत्ति करती है। आपने कई बच्चों को देखा होगा एग्जाम हॉल में भी वो जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा लाउड रीड करते हैं, तो उनका जो ये भाषाई व्यवहार है वो क्या दर्शाता है, और उनको रिपीटिंग मोड में वो बोलते हैं। उसे पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है और अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। पहली बात तो वो अटक अटक कर पढ़ना नहीं होता है, ठीक है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसे पढ़ना नहीं आता, ये भी गलत है। लेकिन जब कोई इंसान चीज़ों को समझ समझ के पढ़ता है तो वो एक ही चीज़ को बार बार बोल बोल के पढ़ेगा। जब हम किसी नोवेल को पढ़ते हैं या किसी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो जो लाइन हमें नहीं समझ में आती हम उसको बार बार बोलते हैं, तो वो किस लिए होता है कि हम उसके मीनिंग को अपने दिमाग में समझना चाहते हैं। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय क्या करता है? त्रुटियां। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए? नहीं, अगर आप बच्चे को बार बार उसकी त्रुटियों के लिए टोकेंगे तो बच्चा वहां डिमोरलाइज हो जाएगा। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए।
अपनी मदर टंग का इफेक्ट हमारी टारगेट लैंग्वेज पे पड़ता ही पड़ता है। रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप डेली 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलोगे तो उससे ऐसा नहीं है कि आप जो है चीज़ों में इफेक्टिव या प्रो हो जाओगे। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर और प्रोत्साहन देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कहाँ है, असम से पंजाब आया है, तो हिंदी भाषा में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कंडीशन में आप सुहेल को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ करने का अवसर दीजिए और उसको मोटिवेट कीजिए कि वो अच्छे तरीके से लैंग्वेज को यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आई जस्ट होप गाइस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आई हो तो ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।